नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। मैं आज आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी पिया पीर न जानी सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। पिया पीर न जानी। सालगिरह की पार्टी पूरे जोरों पर थी। सफ़ेद फूलों वाले आसमानी फ्रॉक में रसिका परी सी लग रही थी। उसका गोरा गुलाबी चेहरा खुशी से दमक रहा था। खुशी सिर्फ सालगिरह की नहीं थी, चाचा से अपना इनाम वसूलने की भी थी। इस साल 5वीं की परीक्षा में वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी और बोर्ड में भी उसका 5वां नंबर था। औरों ने तो सिर्फ कोरी बधाई ही दी थी। 10-20 रुपए की मिठाई बांटने से ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाई थी। पर उसके चाचा ने एकदम शहंशाही अंदाज में कहा था, आज गुड़िया तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। मुझे लगा था गुड़िया कोई फ्रॉक, खिलौना या बहुत हुआ तो साइकिल मांग लेगी, पर उसने तो हम सबको सकते में डाल दिया था। उसने कहा, चाचा इस साल मेरा भी बर्थडे मनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा भैया लोगों का मनता है। इस घर में लड़कियों का जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही बताया गया था। वंदना के लड़कियां होती तो शायद इस नियम में फेरबदल हो जाता, पर अम्मा जी की मर्जी के विरुद्ध अपने बच्चों की सालगिरह मनाने की जरूरत हमें नहीं थी, ना ही इतनी हैसियत थी। बेटियां कई बार इस बात के लिए मचल चुकी थीं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हसरत उनके मन में इतनी गहरी बैठ चुकी है। इसीलिए चाचा ने जब कुछ मांगने के लिए कहा तो रसिका ने सोचने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं लिया। यह उसके नन्हे से मन की सबसे बड़ी कामना थी। देवर ने भी अपना वचन पूरा तरह से निभाया। रसिका की सालगिरह भी उसी शान के साथ मनाई गई जैसे विकास, विलास या विश्वास की मनती रही थी। इसीलिए रसिका के चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। अपनी दीदी के साथ खड़ी लतिका भी आनंद विभोर हो रही थी। देवर और वंदना नन्हे मेहमानों का मनोयोग से स्वागत कर रहे थे। आज शाम दोनों नर्सिंग होम नहीं गए थे और ये बहुत बड़ी बात थी। दोनों की, खासकर देवर की, रसिका पर बहुत ममता थी। 3 बेटों को जन्म देने के बाद भी शायद बेटी की चाह मन में रह गई थी। मैं हमेशा की तरह चिक्की आड़ में खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। लग रहा था कि आज दोनों को मेरी ही नज़र लग जाएगी। अम्मा जी जब जब वंदना के बेटों की नज़र उतारा करती थी, आज उनसे कहूँ तो शायद मेरी बेटियों पर भी मेहरबान हो जाएं। अम्मा जी, मैंने कांपते स्वर में कहना चाहा, पर वे शायद कुर्सी पर बैठी मेरे खुद मुखातिब होने की वाट जोह रही थी। मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही बोल उठी, तुमसे एक बात कहनी थी बहू। कहिए। जो भी कैश आए वंदना को थमा देना, उसे अच्छा लगेगा। जानती हो, लड़की की ज़रा सी इज्जत के लिए उसने पूरे 500 का खर्च किया है। ये बात अम्मा जी बाद में भी कह सकती थी, पर वे सही टाइमिंग की कायल थी। जानती हैं, मेरी खुशियों का स्वाद छीनने का यही सही वक्त है। दुख तो हुआ ही, पर उससे भी ज़्यादा रोष हो आया। फिर भी मैंने अपने को जब्त करके कहा, अम्मा जी ये बच्चों की पार्टी है, यहाँ कोई कैश थोड़ी ही देता है। बहुत हुआ तो पेन, पेंसिल, चूड़ियाँ, बूंदे, गेम्स या ड्राइंग बुक, बस यही चीज़ें चलती हैं। फिर भी जो भी वंदना को दिखा देना। जब उसने इतना किया है तो अपना भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। सारी खुशी हवा हो गई। यही तो वे चाहती थी। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हम लोग इस तथ्य को भूल न जाएं कि हम किसी की मेहरबानियों पर जी रहे हैं। इसीलिए शायद याद दिलाती रहती हैं। बच्चों ने मेहमानों के जाने तक बड़ी मुश्किल से सब्र किया। फिर वे विश्वास की मदद से पैकेट्स खोलने बैठ गए। उनकी उत्सुकता का कोई अंत नहीं था, पर मैंने बड़ी निर्ममता से सारे पैकेट बटोर लिए। फिर धड़धड़ाती हुई वंदना के कमरे में पहुंच गई और उसके पलंग पर पटक दिए। वे दोनों कपड़े बदल रहे थे। मेरे इस अनपेक्षित आगमन से बुरी तरह चौंक गए। अपने को किसी तरह संभाल कर वंदना ने कहा, ये क्या है दीदी? प्रेजेंट्स हैं। हाई कमान का हुक्म है कि पहले तुम देखोगी। 500 रुपये खर्च किए हैं, तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। दीदी मैंने तो ये सब नहीं कहा है ना, फिर मुझे ताने क्यों दे रही हो? और अम्मा की बात तो लेकर आप बच्चों के रंग में भंग क्यों कर रही हो भाभी? अम्मा तो सठिया गई हैं, जो मुंह में आया कहती रहती हैं, पर आप तो समझदार हैं ना। देवर का स्वर हमेशा की तरह शांत और शीतल था।
लगा जैसे मेरे सुलगते हुए मन पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे दे दिए हों। अपने आवेग पर शर्म भी आई। कमरे में आकर देखा लड़कियां गुमसुम बैठी थी, चेहरा इतना सा निकल आया है। तभी विशु दोनों को बुलाने आया। उपहार खोलने का काम फिर चाचा के कमरे में ही संपन्न हुआ। लौटते हुए दोनों के हाथ में ढेर सारा सामान था। लतिका खुशी से उछल रही थी, पर रसिका का चेहरा तमतमाया हुआ था। जो कुछ हुआ उसका मतलब चाहे वो समझ नहीं पाई थी, पर यह सब सामान्य रूप से घटित नहीं हुआ, इतना समझने की उसमें अक्ल थी। लतिका अपने में मगन थी। मेरे गले में दोनों बाहें डालकर बोली, माँ पता है चाचा बोले हैं कि तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हारी भी पार्टी देंगे। नहीं, मैं ज़ोर से चीखी। अब किसी की कोई पार्टी नहीं होगी, यह पहली और आखिरी पार्टी थी बस। क्यों मम्मी? इसलिए कि तुम मम्मी की बेटी हो। और कहते कहते मैं बिलख उठी। इतनी देर से जिन आंसुओं को थाम रखा था वे बेरोक टोक बह निकले। रमा रमा, होश में आओ रमा। लगा जैसे कोई मुझे झकझोर कर जगा रहा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोल कर देखा तो यही थे। क्या हुआ? यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? क्या कोई सपना देख रही थी? सपना कहाँ, ये तो सच था, कड़वा सच। उठो, ज़रा मुँह हाथ धो लो, तब ज़रा फ्रेश लगेगा। इनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन तो पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए बेमन से ही उठ गई। बाथरूम से निकल कर आई तो सामने की दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नज़र पड़ी। लाल स्याही से रेखांकित एक तारीख दूर से ही चमक रही थी। सुबह भी यही हुआ था। उठते ही ये तारीख मन में घर कर गई थी। तब से अनवरत दिमाग में चक्कर काट रही थी। शायद इसीलिए ये सपना आया था। पर यह सपना कहाँ था, ये तो सच था, कड़वा सच। आज कौन सी तारीख है पता है? होगी कोई, क्या फ़र्क पड़ता है। याद है, आज से ठीक 16 साल पहले एक नन्ही सी गुड़िया हमारे घर में आई थी। इनका चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। आज लतिका का जन्मदिन है। उन्होंने एकदम मुंह फेर लिया। शायद उन्हें याद आ गया हो कि इस नन्ही गुड़िया के आगमन पर उन्होंने कैसा बवेला मचाया था। इस चौथी कन्या के लिए मुझे कितना कोसा था। शायद इसी शर्म के कारण वे लतिका को अंतिम विदाई देते हुए ठीक से रो भी नहीं सके थे। अम्मा जी का कहना था कि दुख ने उन्हें पत्थर बना दिया था, पर सच तो ये है कि पत्थर तो वे शुरू से ही थे। ये दुख उन्हें पिघला सकता तो बड़ी बात होती। इसी पत्थर दिल इंसान के लिए मैंने रसिका के बाद दोनों कन्याओं का गर्भ में ही गला घोट दिया था। पर लतिका के वक्त में अड़ गई थी कि यह पाप मुझसे बार बार नहीं होगा। मेरी ज़िद को वंदना ने इसी शर्त पे मान लिया था कि यह सिलसिला अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसका तर्क था कि यह ऐसा कौन सा ख़ानदानी मुगलिया है जिसके लिए आपको वारिस की ज़रूरत है। तो उस बार मैंने लतिका को डॉक्टरों के निर्मम हाथों से तो बचा लिया था, पर काल के क्रूर हाथों से उसे न बचा पाई। और आज उसका जन्मदिन है। मैं निढाल होकर फिर लेटने लगी तो ये बोले, अब उठ ही गई हो तो चाय बना लो, 4:30 बज रहे हैं, अम्मा फड़फड़ा रही होंगी। मैं इन्हें आंखें फाड़े देखती रह गई। क्या ये लोग मुझे अपनी बेटी का 13 दिन का शोक भी नहीं मनाने देंगे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम मुझे मिसरानी से ज़्यादा कुछ भी समझते हो या नहीं। पागलों की सी बातें मत करो। आजकल कोई तुमसे कुछ कहता भी है, वो तो आज इसलिए कह दिया कि माता दिन अभी तक नहीं आया है। घर में छोटी भी तो है। छोटी ने कब चाय बनाई है? हाँ, छोटी यानी कि वंदना चाय कभी नहीं बनाती क्योंकि वो डॉक्टर है। वो खाना भी नहीं बनाती क्योंकि वो डॉक्टर है। असल बात ये नहीं है। दुनिया भर की डॉक्टर्स अस्पताल के साथ साथ घर में भी खटती हैं, पर वंदना को इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके पास 24 घंटे की मुफ्त की नौकरानी है। वो किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती है क्योंकि वो बॉस है, अन्नदाता है, रिश्ते का लिहाज है, मीठा बोलती है। यही क्या कम है? क्या सोच रही हो? यही कि अम्मा का तो बहाना है, असल में तुम चाय के लिए फड़फड़ा रहे हो, यही समझ लो। तो जाकर बना क्यों नहीं लेते? इस बार उनकी आंखें फैल गई। मैं चाय बनाऊंगा? क्यों? दुनिया जहान के लोग चाय बनाते हैं, बीवियों को भी बनाकर पिलाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बैठे रहो, मैंने कहा और पसर गई। वे फटी फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। उन्हें ही क्यों, मुझे खुद पर, अपने आप पर भी आश्चर्य हो रहा था कि मैं इतनी निर्द्वंद कैसे हो गई।
ना सास का डर रहा ना पति का। जानती हूँ अब वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मुझसे क्या छीन लेंगे। मेरा सब कुछ तो लुट गया है, अब मैं किस लिए इनकी फर्माबरदारी करूँ। मुझे लड़कियों के लिए एक छत दरकार थी, इसीलिए पूरे 20 साल तक सबकी चाकरी बजाती रही। अब दोनों खुद से उड़ गई हैं, अब मुझे किसी का डर नहीं रहा। लड़कियां मुझे हर डर से, चिंता से मुक्त कर गई हैं। ये मेरे सामने आकर बैठ गए। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ रमा, पर तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। किसी के चले जाने से ज़िंदगी तो समाप्त नहीं हो जाती ना। मेरी तो हो ही गई है। अगर सांस के चलने को ही जिंदा रहना कहते हैं तो मैं ज़िंदा हूँ, वरना अब तो मेरा अगजग से कोई नाता नहीं रहा। उनका चेहरा फिर पहले की तरह भावहीन हो गया। जाहिर है जो व्यक्ति पल भर को अपनी चाय की तलब नहीं भुला सकता, वो मेरे दुख की परिभाषा क्या समझेगा। पलंग पर लेटे लेटे मैं अपलक नेत्रों से पंखों को देखती रही। वो अनवरत घूम रहा था। उसे यूं घूमते देखकर मुझे भी चक्कर आ रहे थे। आंखों की रोशनी धुंधलाने लगी थी। उस धुंधली रोशनी में मुझे एक गुलाबी यूनिफॉर्म पंखे से झूलती नजर आई। पंखे की तेज़ गति के साथ वो भी होड़ ले रही थी, पर मुझे लग रहा था कि किसी क्षण भी वो फर्श पर धम से आ गिरेगी। सांस रोककर मैं दारुण क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। पंखे की घरघराहट किसी आसन्न मरण व्यक्ति के गले की घरघराहट सी लग रही थी। उससे मेरे कान फटे जा रहे थे। मैं उठकर पंखा बंद करना चाह रही थी, पर मेरे हाथ पांव जवाब दे गए। रमा रमा सुनो, विकास आया है। विकास और विभा दोनों आए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने पंखे से अपनी दृष्टि हटाकर उनकी ओर देखा। कौन आया है? विकास। विकास और विभा दोनों आए हैं। उनके चेहरे का उल्लास मुझे शूल सा चुभा। मैंने खींचकर कहा, आए हैं तो मैं क्या करूं? जाकर आरती उतारूं? कम से कम उठकर बैठ तो सकती हो। वे लोग शायद इधर ही आते होंगे। कोई लाट साहब है वे जो। मेरी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि विकास भीतर आ गया। ये अपनी खास शोक मुद्रा में मुंह लटका कर बैठ गए। बेचारा विकास भी सिर झुकाकर उनके पास बैठ गया। वो मेरी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पर मैं उसे अपलक देखती रही। मुझे नन्हा विकास याद आ रहा था, जो रात दिन बड़ी माँ के कमरे में घुसा रहता था। वंदना अपने पेशेंट्स में, छोटे विलास में व्यस्त रहती। लाड़ प्यार को तरसता विकास मुझसे चिपटा रहता। फिर रसिका हुई और वो नन्ही गुड़िया का संरक्षक बन गया। उम्र के साथ साथ भाई बहनों का ये अकृत्रिम प्यार भी पनपने लगा। वे लोग 5 भाई बहन थे, 3 भाई 2 बहनें। बाहर वालों को कभी पता ही नहीं चला कि वंदना के बच्चे कौन से हैं और मेरे कौन से। राखी और भाई दूज साल के सबसे बड़े त्यौहार होते थे और महीनों उनकी प्रतीक्षा होती थी, प्लान बनते थे। हायर सेकेंडरी के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विकास नानी के पास जयपुर चला गया और पहली बार रिश्तों में दरार पड़ी। विकास को बार बार एहसास दिलाया गया कि वे तुम्हारी सगी बहनें नहीं हैं। विकास क्रमशः दूर होता चला गया। उसकी देखा देखी विलास भी कटने लगा। पता नहीं क्यों विशु भी चिड़ा चढ़ा सा रहने लगा और उसकी ये खींच उसके प्रत्येक वाक्य से परिलक्षित होते रही। लड़कियां बेचारी भोली थीं, इस बदलाव से दुखी होती और भाइयों को मनाने का जतन करती, पर उनकी जैसे हर बात लड़कों को खटकने लगी। विकास की शादी में तो हद ही हो गई। कितनी उमंग से उन्होंने कपड़े बनवाए थे, कितनी हसरत से भाभी की प्रतीक्षा की थी, पर सब पर पानी फिर गया। पहले तो विकास ने इन दोनों का उसके दोस्तों के सामने इठलाना इतराना ही अखर गया। फिर शादी की हर रस्म में बहनों के नेक मामा की लड़कियां करने लगीं। दोनों बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गईं। सबसे बुरा तो तब लगा जब उपहारों में यह कहकर कटौती की गई कि कोई सगी ननद तो है नहीं। नई नवेली भाभी ने भी दोनों को हाथ भर की दूरी पर ही रखा। इसका पाठ भी शायद वो घर से ही पढ़कर आई थी। इसीलिए विकास की शादी के बाद रसिका का मन घर से एकदम उचट गया। भाइयों के संरक्षण में एक आश्वस्ति सी अनुभव करती थी वो। अब उसमें व्यवधान पड़ा तो उसने अपने स्नेह का आलंबन बाहर खोजना शुरू कर दिया। विकास को देखकर वो सारा इतिहास याद आ गया था। मन एकदम काट हो गया। दरवाज़ा फिर बज उठा। इस बार विभा थी। शायद अम्मा जी ने ही ठेल ठाल कर भेजा होगा, नहीं तो इस कमरे में वो कभी नहीं आती। पैर छूने की रस्म भी वो बड़े बेमन से ही अदा करती है।
मैं तो बचना चाहती हूँ, पर अम्मा जी बुलाकर मुझे उसके सामने कर देती हैं कि लो अपनी बड़ी सास के पैर छुओ। विभा आई और पैर छूने का इशारा किया और फिर मेरे पलंग पर बैठ गई। पिछले 10 मिनट से कमरे में सन्नाटा था, पर विभा के सामने कुछ न कुछ तो बोलना ही था। विकास ने ही पहल की, ये सब कैसे हो गया बड़ी माँ? क्या मालूम बेटा कैसे हो गया, पता होता तो हम लोग होने देते, इन्होंने कहा। लेकिन चाचा घर में इतने लोग थे, क्या कोई भी उसे नहीं रोक सका? घर में तो हुआ कुछ नहीं है ना, ये कांड तो उसके क्लासरूम में हुआ है। ये तो चौकीदार शाम को दरवाज़ा बंद करने आया तब उसकी नज़र पड़ी। तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन घर में इतने लोग थे, किसी ने तो उसने मन की बात कही होगी। सुनने की फुर्सत ही किसके पास थी विकास? मैंने कसैले स्वर में कहा। सब लोग तो कहने में लगे हुए थे, कहनी अनकहनी सब तो कह डाली। बड़ी तो सामने थी ही नहीं, इसी पर मन की भड़ास निकाली, और हर बार यह ताना भी कि अब इससे शादी कौन करेगा। भावुक लड़की थी, नहीं सह पाई। पर बड़ी ने, मेरा मतलब है रसिका ने भी तो अच्छा नहीं किया। इन्हें तो सुनकर इतना शौक लगा था, विभा ने मुँह खोला, पर मैंने तवज्जो नहीं दी और विकास से कहा, अब आए ही हो तो लगे हाथ उसकी भी मातमपोसी कर डालो विकास, क्योंकि इस घर के लिए तो वो मर ही चुकी है। ऐसा नहीं कहते बड़ी माँ, छोटी बहन है मेरी, जहाँ भी रहे सुखी रहे। पर आप ही बताइए, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे कुछ तो सोचना चाहिए था कि नहीं? कैसे घर में पली बड़ी है और अब वो ऐसे अदने से आदमी के साथ गृहस्थी करेगी? हमारे दुख की बात तो जाने ही दीजिए। ऐसी शादी से क्या वो खुद सुखी हो पाएगी? सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है विकास। प्रेम अंधा है ये तो सुना था, पर इतना अंधा होता है इतना नहीं पता था। विभा ने मुंह बिचका कर कहा, जाति धर्म उम्र रसिका ने किसी बात का तो ख्याल रखा होता? पापा तो उन्हें डॉक्टर बनाने की सोच रहे थे, और इतनी बड़ी दुनिया में रसिका को पापा का कंपाउंडर ही मिला। छी, सोचते भी शर्म आती है। विकास ने आंखें तरेर कर बीबी की ओर देखा, पर तब तक वो अपनी बात कह चुकी थी। मैंने कहा, विभा तुम्हें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, तुम किस किस की जवाबदेही करती फिरोगी? कोई पूछे तो कह दिया करो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ते ऐसे टूटते हैं बड़ी माँ। इन रिश्तों में अगर ज़रा सा भी दम बाकी होता ना विकास, तो लड़कियां अपने आप को इतना असुरक्षित, इतनी असहाय ना महसूस करती। अपनों पर ज़रा भी भरोसा होता तो बाहर आश्रय ना खोजती। पर उन्हें तो हमेशा यही लगता रहा कि इस घर पर बोझ है। दोनों ने अपने अपने ढंग से इस बोझ को हल्का कर दिया। अब उन्हें भूल जाओ। विकास चुपचाप उठ गया, पीछे पीछे विभा भी। उनके कमरे से बाहर जाते ही ये फट पड़े। 1000 मील की दूरी से किराया खर्च करके वे दोनों आए थे, पर तुम ढंग से बात भी न कर सकी। क्या सोचा होगा उन लोगों ने? जो लोग मातम पोसी करने आते हैं वे क्यों इस तरह जख्मों पर नमक छिड़कते हैं? इस समय रसिका का प्रसंग उठाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इन सबके लिए तो रसिका की शादी ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बेचारी बेचारी लतिका, वो तो यूं ही मारी गई। किसी की आंखों में 2 बूंद आंसू तक नहीं आए। रोने लायक मौत हो तो आदमी रोता भी है। यहाँ तो कोर्ट कचहरी करते करते दम फूल गया। लोगों की 4 बातें सुननी पड़ती हैं, सो अलग। दोनों ने कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा। इससे तो मैं निसंतान रह जाता तो ज़्यादा अच्छा था। कम से कम ये मनस्ताप तो ना झेलना पड़ता। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, निसंतान ही हो गए हो तुम। यही वर थोड़ा जल्दी मांग लेते तो अच्छा था। लड़कियों के पर निकलने से पहले ही हिसाब साफ हो जाता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अपने साथ दूसरों का भी दिमाग ख़राब करती हो। इस घर को तुमने कभी ठीक से समझा ही नहीं। खुद भी दुखी होती रही, लड़कियों के मन में भी जहर बोती रही, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा है। शुरुआत में तो सचमुच मैं इस घर को, इन लोगों को जान नहीं पाई थी, पर वो सब बहुत पुरानी बात है। अब तो सबका भीतर बाहर जान गई हूँ। उन दिनों हम माँ बेटी पुश्तैनी मकान में 1.5 कमरे में गुजारा कर रही थी। बाकी मकान छोटी जिज्जी की शादी में ही बिक चुका था। हर लड़की की शादी में अम्मा का कुछ ना कुछ बिकता गया। बड़ी जिज्जी की शादी में मकान पर शामत आ गई थी। उमा की शादी में अम्मा का गहना गुड़िया बिक गया था। अब तो अम्मा के पास बेचने को भी कुछ नहीं रह गया था। इसीलिए मेरी शादी में आशा दुराशा मात्र रह गई थी। उल्टे मुझे गुजारे के लिए नौकरी करनी पड़ रही थी। उसी दौरान एक दिन शांति बुआ अचानक घर पधार गई।
शांति बुआ रिश्तेदारों में सबसे अमीर हस्ती थी, इसीलिए उनका रोब-दाब भी काफ़ी था। जिसके यहाँ जाती वहीं धन्य हो जाता। अम्मा भी उनके स्वागत में बिच-बिच गईं। अपने स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर बुआ बोली, भाभी, रमा की शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं? जिंदगी भर क्या उसकी कमाई के लालच में घर पर ही बिठा कर रखोगी? ईश्वर जानता है बीवी, मुझे रात दिन सिर्फ उसी की शादी की चिंता लगी रहती है। लेकिन कोई चिंता करने से क्या होता है? कमर में तो एक तांबे का ढेला भी नहीं है। सेंत मेद में कोई ब्याह ले जाए तो आज विदा कर दूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो किसी मंदिर के ओसारे में भी दिन काट लूँगी, किसी का खाना बनाकर गुजारा कर लूँगी। बस ये बोझ मेरे सिर से उतार ले। ईमानदारी से कह रही हो? चाहे जिसकी कसम ले लो। सच्चे मन से कह रही हो तो ठीक है। वंदना का जेठ कुंवारा बैठा है, कहो तो बात चलाऊं। कुंवारा है कि दुहेजू है? कुंवारा ही समझ लो। गौने से पहले ही बीवी मर गई तो कुंवारा ही हुआ ना। उनकी अम्मा में गुंडंग होते तो कब की दूसरी शादी हो गई होती। पर वे बस अपनी सेवा चाकरी ही करवाती रहीं। अब वंदना ने जिम्मा लिया है। मुझसे बोली, मम्मी तुम भी ज़रा ध्यान रखना। तो मुझे एकदम रमा का ध्यान आ गया। करता क्या है? अरे करने को क्यार में क्या काम है? इतनी लंबी चौड़ी खेती है, वही देखता है। ये दोनों तो शहर में प्रैक्टिस करते हैं। देखने में भी सुंदर है। मेरे दामाद को तो देखा ही है ना तुमने। वो तो सांवला है, पर ये खूब गोरा है, कसरती शरीर है। हाँ, पढ़ाई ज़रूर कम है, इंटर पास है। अपनी रमा तो बीए पास है ना। अरे उस बीए को क्या चाटना है? कोई 500 की रुपल्ली भी नहीं देता। तुम तो बीवी बात पक्की कर दो। रमा से तो पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना है? अम्मा ठीक कह रही थी, मुझसे क्या पूछना था? एक अदद पति, एक मुनासिब सा घर और एक सुरक्षित भविष्य, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी दरकार न था। पति सुदर्शन था, ये मेरे लिए सोने पर सुहागा वाली बात थी। एक बार हाँ करने के बाद अम्मा को कुछ नहीं करना पड़ा। सब कुछ बुआ ने ही किया। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मेरी बहन और बहनोई बहुत बौखलाए, ताने उलाहने भी दिए, क्या हम लोग मर गए थे वगैरह। अम्मा ने तो साफ सुना दिया, 27 साल की हो चली है लड़की, तुम्हारी मेहरबानियों पर कब तक इंतज़ार करती रहती। सेहत मेत में इतना अच्छा घर वर दिलाने के लिए माँ जिंदगी भर के लिए बुआ की कर्जदार हो गई थी। ये तो शादी के कुछ ही दिनों बाद पता चला कि इस शादी ने मेरी सास को भी बुआ का एहसानमंद बना दिया था। एक बार अम्मा के पास गई थी तो रिश्ते की एक और बुआ से मुलाकात हो गई। मुझसे तो खैर उन्होंने कुशल मंगल ही पूछा, पर माँ से बोली, तुम्हारे दामाद कुछ काम धंधा करने लगे कि नहीं? काम क्या करेंगे, खेती बाड़ी देखते हैं बस। बुआ फिक्र से हंस दी, बोली, शांति बड़ी चतुर है भाभी, उसने अपनी बेटी के सर से बला उतार कर तुम्हारी बेटी के सिर पर डाल दी है। मतलब? अरे निठल्ला मुस्टंडा आदमी दिन भर घर में बैठा रहता है तो किसे अच्छा लगता है। वंदना तो गांव जाने से भी डरती थी, पर सास क्या करे, ढंग का कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी फिर शांति को जिम्मा सौंपा गया। पता है इस शादी के इनाम में वंदना को क्या मिला? सास से अपनी 3 तोले की मटरमाला उसे मिली है इनाम में। अम्मा ने यह सब किस्सा मुझे सुनाया था, पर उस समय विश्वास नहीं हुआ था। लगा कि सादे रिश्तेदारों की तरह वे भी शांति बुआ से खार खाए हुए हैं। मुझे इतना अच्छा वर मिल गया है तो इसी बात से मुझसे जलने लगी हैं। उन दिनों तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। दिन और रात हम लोग रास रंग में डूबे हुए थे। शादी के 10 महीने में ही मैंने रसिका को जन्म दिया। गोरी चिट्टी गोल मटोसी गुड़िया ने सबका मन मोह लिया, पर उसके पिता बहुत निराश हुए। उन्हें बेटे की कामना थी, इसीलिए साल भर के भीतर मुझे फिर गर्भ धारण करना पड़ा। वंदना को पता चला तो मुझे शहर ले गई, सोनोग्राफी कराई गई। गर्भ बेटी का ही था, उसे नष्ट कर दिया गया। मेरे संस्कारी मन को ये अच्छा नहीं लगा, पर वंदना ने समझाया, तुम्हें बेटा चाहिए ना दीदी, फिर उसकी आस में लड़कियों की संख्या बढ़ाने से क्या फ़ायदा। पहले ज़माने में तो लोग निरुपाय थे, पर अब तो सारी सुविधा है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। 6 महीने बाद फिर इसी बात की पुनरावृत्ति हुई। नर्सिंग होम से लौटते हुए वंदना बोले, दीदी अब साल भर ज़रा सब्र करो, बार बार ये सब करना ठीक नहीं होता। अब तुम भी थोड़ा आराम करो और दूसरों को भी मौका दो। ये बात कहते हुए उसका चेहरा रक्तिम हो आया था, मैं समझ गई। 6 महीने बाद ही विश्वास का जन्म हुआ। वंदना को बेटी की चाह थी, पर ईश्वर ने उसकी ये इच्छा पूरी नहीं की। ईश्वर मेरे साथ भी तो यही छल कर रहा था। साल भर बाद मेरे घर में एक अंकुर पनपने लगा, लेकिन इस बार मैंने परीक्षण करवाने से साफ इनकार कर दिया। कह दिया, अब जो भी मेरे भाग्य में है होने दो।
इस पर वंदना ने भी एक शर्त रख दी। बोली, लड़का हो या लड़की दीदी, ये तुम्हारा आखिरी बच्चा होगा। मुझे बच्चों की संख्या बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी, बस जब ये बात मुझ पर आदेश की तरह तारी हो गई तो मेरा मन रोष से भर उठा। मुझे आशा थी कि कम से कम इस बार अम्मा जी वंदना के विरोध में खड़ी होंगी, पर उन्होंने भी मुझे चौंका दिया। जैसे ही लतिका का जन्म हुआ उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि इस कोख से भी माँ की तरह लड़कियां ही पैदा होंगी, लड़के की आशा करना व्यर्थ है। ये ज़रा भी राजी नहीं थे, पर देवर ने समझाया, भाभी की हालत अब ऐसी नहीं है कि वे और प्रसव झेल सकें। कल को कुछ हो गया तो लड़कियां अनाथ हो जाएंगी। वंदना ने नुक्ता जोड़ा, लड़का हो या लड़की, पालने तो हमें ही है ना, हमारे तो समझ लो 5 हो गए। ये बात उसने सामने तो नहीं कही, पर इस ढंग से कही कि हम तक पहुंच ही गई। पहली बार पराधीनता का बोध हुआ। लतिका के जन्म के कुछ समय बाद ही हम लोग हमेशा के लिए देवर के पास शहर में आ गए। गांव की ज़मीन और घर दोनों बेच दिए गए। देवर में शहर में यह शानदार बंगला बनवाया था। एक 3 मंजिला नर्सिंग होम वे बनवा रहे थे, और नर्सिंग होम सिर्फ सीमेंट लोहे से ही तो नहीं बनता, उसके लिए तो उपकरणों की आवश्यकता भी होती है, फर्नीचर की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए पुरखों की जायदाद बेच दी गई। इस तरह हमेशा के लिए देवर के यहाँ आकर रहने में मुझे अच्छा नहीं लगा था, पर कोई उपाय नहीं था। एक तो सारे फैसले अम्मा जी ही करती थी, उन पर अपील की गुंजाइश नहीं थी। दूसरे, वंदना ने दबी जबान से ये जता दिया था कि 2 घरों का खर्च झेलना उन लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है कि सब लोग एक साथ रहें। इस शानदार बंगले के निचले तल्ले का ये कमरा और उससे लगी बालकनी हमारे हिस्से आई थी। पिछले कई सालों से मेरी दुनिया इसी में सिमट कर रह गई थी। अम्मा जिंदा थी तब एक आध बार उनसे मिलने के बहाने चली जाती थी। उनकी मृत्यु के बाद तो मैं भी इस 4 दीवारी में कैद होकर रह गई थी। बहनें इस घर की रईसी से खौफ खाती थी। बहनों ही इनके निठल्लेपन का मजाक बनाते थे, इसीलिए उन लोगों ने भी नाता जैसे तोड़ ही लिया था। देवर ने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। हमारा जो भी हिस्सा बनता था हमारे नाम बैंक में जमा करा दिया। वे तो लड़कियों के नाम भी एफडी करवाना चाह रहे थे, पर लड़कियों की दादी और पिता दोनों ने इस बात का विरोध किया। मेरे या लड़कियों के नाम कहीं 5 पैसे भी जमा नहीं हो सके। इतना सारा रुपया पाकर अनायास ही इनका दिमाग कुलाचे बनने लगा। ये मूछों पिताओं देकर नित नई योजनाएं बनाने लगे। लड़कियां जब छोटी थीं तो उन्हें हम सिखाते थे, व्हाट्स योर फादर? माय फादर इज़ ए बिजनेसमैन। बहुत दिनों बाद रसिका ने एक दिन अचानक पूछ लिया था, माँ डैडी एग्जैक्टली क्या बिजनेस करते हैं? दुर्भाग्य ये था कि रसिका जब तक ये प्रश्न पूछने लायक हुई इनके सारे बिजनेस फ्लॉप हो चुके थे। सारा पैसा 3-13 हो गया था। शुरू में मुझे लगता था कि इतने पैसों में तो हम कहीं अलग से एक छोटा सा घर लेकर रह सकते थे, पर अम्मा जी के रहते एक शहर में 2 घरों की बात सोचना नामुमकिन था। अब सोचती हूँ अच्छा ही हुआ। अगर लौटकर इन्हीं लोगों की शरण में आना पड़ता तो कितनी ग्लानि होती। यही बनी रहे तो अच्छा रहा, झूठी ही सही लाज रह गई। सारे पैसे ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली। दिन भर टीवी देखना, जासूसी उपन्यास पढ़ना या पैर पसार कर सोना। मेरे लिए संतोष की बात यही थी कि इन्हें कोई बुरी लत नहीं थी, नहीं तो पैसा आदमी को क्या नहीं सिखाता। बेटे की इस अकर्मण्यता के लिए अम्मा जी मुझे ही कोसती। कहती एक लक्ष्मी घर में आती है तो घर भर देती है, एक ही ये ऐसी आई हैं कि पुरखों की जायदाद भी बिकवा दी। पुरखों की जायदाद के बिकने का दुख वे भूल नहीं पाती थी। वंदना तो लक्ष्मी थी, दोनों हाथों से कमा रही थी। वंदना कुछ न कमाती तब भी उससे कुछ कहने का ताव अम्मा जी में नहीं था। वंदना भरे पूरे घर से आई थी, उसके सिर पर बाप का साया था, पीठ पर भाई का हाथ था। अभागी तो मैं थी, इसीलिए बलि का बकरा बनी हुई थी। चाहती तो मैं भी नौकरी कर सकती थी। मेरे पास बीए की डिग्री थी, 5-6 साल का अनुभव था, पर इनकी रईसी आड़े आ गई। इतने बड़े घर की बहू मास्टरनी बने ये इन्हें गवारा नहीं था। यूँ तो वंदना भी बाहर जाकर कमा रही थी, पर वो किसी की गुलाम नहीं थी, अपनी मालकिन आप थी। वंदना भी बोली, दीदी अब तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों तो कमा ही रहे हैं। सच देखा जाए तो मैं तुम्हारे भरोसे ही निश्चिंत होकर काम करती हूँ। हम दोनों बाहर रहेंगे तो घर का क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा? इससे तो बल्कि भाई साहब कुछ करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। भाई साहब ही कुछ करने वाले होते तो क्या बात थी, पर सिर उठाकर चलना शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था। जब तक हाथ में पैसा रहा ये शाखस बने रहे।
घर में भी थोड़ी बहुत इज्जत बनी रही, पर जैसे ही इनकी हालत पतली होने लगी स्थितियाँ बदलती गईं। घर में इनकी हैसियत एक फालतू सामान से अधिक नहीं रह गई। नौकर चाकर तक इनकी अवज्ञा करने लगे, बच्चे इनसे कतराने लगे। वंदना तो पहले भी कभी सामने नहीं पड़ती थी, ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सबका उठना बैठना अलग था, खाने पीने का समय अलग था। महीने में एक आध बार किसी तीज त्योहार के मौके पर ही हम लोग साथ खाना खाते। उस समय वे यदि कोई मज़ेदार बात सुनाने लगते तो वंदना उपेक्षा के भाव से उठ जाती, या फिर उसी समय पति के कान में फुसफुसाकर कोई गैर ज़रूरी बात करने लगती। मुझे ये सब बहुत अपमानजनक लगता। दो एक बार इनसे कहने का प्रयास भी किया, पर ये मुझे पर बरस पड़ते। छोटे घर से आई हो ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में छोटी छोटी बातें आती रहती हैं। अब इस पर चुप कर जाने के सिवाय मैं क्या कर सकती थी। मुझे ही नहीं, लड़कियों को भी कभी कभी ये बातें बेहद खलती थी। रसिका अक्सर कहती, माँ डैडी दिन भर हॉल में बैठे क्या करते रहते हैं। चाचा के पास कोई गेस्ट आते हैं तो चाचा इंट्रोड्यूस तक नहीं कराते। माँ डैडी से कहो ना कि भैया के दोस्तों से ना बोला करें, उन्हीं के साथ फिल्मों की क्रिकेट की चर्चा करने बैठ जाते हैं। बाद में वो लोग कितनी मजाक बनाते हैं पता है। कभी उन्हीं से कह बैठती, डैडी आपको जब जो चाहिए हमसे या माँ से मंगवाया कीजिए। आप घंटों माता दीन या गंगा को आवाज़ देते रहते हैं, वे जवाब नहीं देते, सुनकर भी अनसुना कर जाते हैं। बेटी की बात सुनकर वे आग बबूला हो जाते और उसी को डांटने लगते। वो बुनबुनाती, औरों पर तो बस चलता नहीं है, हम पर ही गुस्सा उतारते हैं। सच तो यह है कि आदमी एक बार आत्मसम्मान ताक पर रख दे तो कुछ भी असहनीय नहीं रहता। देवव्रत सचमुच देवता पुरुष हैं। अम्मा जी अपने व्यंग्य बाणों से और वंदना अपने व्यवहार से चाहे जो जतलाती हो, देवा ने हमें कभी ये आभास नहीं होने दिया कि हम उनके सहारे पल रहे हैं। वे हमारे आश्रयदाता हैं। बच्चों में भी उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया। मेरे बच्चों ने हमेशा अच्छे स्कूलों में शिक्षा पाई, अच्छा पहना, अच्छा खाया। खाने की तो खैर कोई कभी समस्या ही नहीं थी, रसोई मेरे ही जिम्मे थी, पर और भी किसी चीज़ का अभाव कभी महसूस न होने दिया। जब भी मौका लगता वे चुपचाप 100-200 रुपये मेरे हाथ में दे जाते। इस बात का पता ना कभी उनकी बीवी को लगा, ना मेरे पति को। वंदना को पता लग भी जाता तो शायद इतना खतरा नहीं था, पर खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये इस बात का गलत अर्थ लगा सकते थे। रसिका का हायर सेकेंडरी में फर्स्ट क्लास आया तो चाचा ने उसे घड़ी इनाम में दी। कहा, अगर डॉक्टर बनोगी तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाई के लिए बाहर भी भेजूँगा। अपने बच्चों में से कोई डॉक्टर नहीं बन सका, इसका उन्हें दुख था। विकास इंजीनियर था, विलास आर्मी में जा रहा था, विशु तो अभी ज़मीन टटोल रहा था, छोटा भी था। रसिका पर उनकी आशाएं केंद्रित थी। रसिका पर वैसे भी उनकी बहुत ममता थी। पहले रसिका का पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हो सका, बहुतों का नहीं होता, पर घर में रसिका को कभी माफ़ नहीं किया गया। ताने, उलाहने और उपदेशों की झड़ी लग गई, इसलिए वो बहुत नर्वस हो गई। दूसरी बार उसने फॉर्म तो भरा, पर पढ़ते पढ़ते अक्सर उसका दिमाग सुन्न हो जाता था। परिणाम वही हुआ जो होना था, वो हिम्मत हार गई। पर चाचा ने हौसला बनाए रखा। तीसरी बार महंगी कोचिंग क्लास की फ़ीस भरी गई। इस बार मैं भी नर्वस हो रही थी, इससे तो अच्छा था लड़की बीएससी कर लेती। तीसरे साल विशु भी उसके साथ हो गया था, हालांकि वो पीईटी की तैयारी कर रहा था। फिर भी एक प्रतियोगिता की संभावना तो हो ही गई थी। रसिका और भी नर्वस और भी अनमनी हो गई थी। उस शाम को जब विशु अपनी क्लास के लिए जा रहा था तो मैंने आवाज़ देकर कहा, विशु बेटे, तुम्हारी दीदी हड़बड़ाहट में फ़ाइल और पेन घर पर ही भूल गई है। तुम्हारी क्लास अगर उस तरफ हो तो लेते जाना। विशु कुछ देर मौन खड़ा रहा, फिर बोला, बड़ी माँ, दीदी आजकल जिस क्लास में जाती हैं वहाँ फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब आप दीदी से ही पूछ लेना। सबको लगता है बड़ी माँ कि आप मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, पर वो इतना फालतू भी नहीं है कि यूँ ज़ाया किया जाए। विशु की बात सुनकर मैं सन्न रह गई थी। सोच लिया था कि आज ही लड़की से जवाब तलब करूँगी। तब मुझे नहीं पता था कि विशु की बात इन्होंने भी सुन ली है। शाम को जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, इन्होंने गरज कर पूछा, कहाँ से आ रही हो? क्लास से। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि तड़ से एक चांटा उसके गाल पर पड़ा। पल भर को हम तीनों माँ बेटी सन्न हो गए। लतिका ने दौड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि बाहर से कोई दृश्य न देख सके। उस चांटे की अनुगूंज समाप्त होते ही इन्होंने आंखें तरेर कर पूछा, अब बताओ कहाँ से आ रही हो? रसिका पहले धक्के से समझ चुकी थी।
उसने निर्भीकता से उनकी आंखों में देखते हुए कहा, ये पूछने का अधिकार आपको किसने दिया? इनका चांटा जितना अप्रत्याशित था, उससे कहीं अधिक चौंकाने वाला था रसिका का प्रश्न। मैंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, ये क्या कह रही है पगली? वो तेरे पिता हैं। तो उनसे पूछो कि पिता का कौन सा हक उन्होंने आज तक अदा किया है। लड़की, मैं तेरी जान ले लूँगा, इन्होंने दांत पीसते हुए कहा। और सचमुच वे उस पर पिल पड़े। वो पिटती रही और कहती रही, ले लीजिए जान, ले लीजिए। एक वही तो आपकी दी हुई है, और हम तो ज़िंदगी भर दूसरों का दिया हुआ ही खाते पहनते रहे हैं। उसका हर वाक्य आग में घी का काम कर रहा था। मुझे लग रहा था सचमुच वे उसकी जान ही ले लेंगे। मैं 2 बार छुड़ाने गई तो उन्होंने मुझे परे ढकेल दिया। तुम जैसी माँ है, इसीलिए तो लड़की कैसे पर निकल रहे हैं। वे उसे पागलों की तरह पीटते रहे। मैं और लतिका एक दूसरे से चिपट कर आंसू बहाती रहीं। बड़ी देर बाद थक कर इन्होंने हाथ रोका। अब इस घर के बाहर कदम रखकर तो देख, टांगे तोड़ दूंगा। ज़रूर तोड़ दीजिएगा, इतना ही पुरुषार्थ बाकी रह गया है। वे फिर उस पर झपटने को ही थे कि मैंने हाथ पकड़कर रोक लिया। बस, अब बहुत हो चुका। हाँ, तुम तो ऐसा कहोगी, वो बित्ते भर के लड़का हमारे मुंह पर ऐसी खरी खरी बातें सुना गया और फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लड़कियों के लाड़ प्यार में तुम ऐसी अंधी हो गई हो कि इज्जत आबरू की भी तुम्हें कोई परवाह नहीं रही। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाती कि विशु की बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मैं भी बिटिया से जवाब तलब करने वाली थी। मेरा तरीका शायद दूसरा होता, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। आते ही इन्होंने उसे रुई की तरह ढूंढ डाला, और अभी हमें यह भी नहीं पता था कि उसका अपराध क्या था। और जब हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टांग तोड़ने की धमकी के बावजूद रसिका मुंह अंधेरे उठकर कहीं चली गई थी। दिन भर मैं दम साधे बैठी रही, इसी आशा में कि रूठकर किसी सहेली के चली गई होगी। शाम ढले लौट कर आई, पर जब रात को 10 बजे तक भी नहीं लौटी तो मेरा माथा ठनका। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार था, फिजूल का तमाशा होता। मैंने देवर की प्रतीक्षा की। उनके घर लौटने पर उन्हें खाने की मोहलत न दी और सारा किस्सा सुना दिया। फौरन विशु को तलब किया गया। उसने बताया कि दीदी अक्सर नर्सिंग होम के एक कर्मचारी के साथ घूमती देखी गई हैं। देवर सकते में आ गए। बोले, मैंने अक्सर उसे नर्सिंग होम में देखा है, पर मैं सोचता था कि वो डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, इसीलिए चीज़ों से परिचित होने के लिए आती है। मुझे तो सपने में भी ख्याल नहीं आया कि बात कुछ हो रही है। फिर खोजबीन शुरू हुई, फ़ोन खटखटाए गए। मैंने माइकल नरेंद्र का पता ठिकाना नर्सिंग होम के रजिस्टर में दर्ज था। ये लोग केरल के सुदूर ग्राम तक गए भी, लेकिन वे दोनों तब तक वहाँ पहुँचे नहीं थे। इतनी अकल तो उन लोगों में भी थी कि इस समय घर जाना खतरे से खाली नहीं है। वे 8-10 दिन जहाँ भी रहे हों, पर जिस समय उनका पक्का सुराग मिला वे विवाहबद्ध हो चुके थे। माइकल को नौकरी से निकाल देने के अतिरिक्त देवर उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। रसिका 19 साल की थी, बालिग थी और अपनी मर्जी से माइकल के साथ गई थी। उफ, वे 15 दिन हम लोगों ने किसी दुःस्वप्न की तरह काटे थे। घर और बाहर सिवाय लांछन और अपना अपमान के कुछ नहीं था। मुझे तो बेटी के विछोह में रोने की भी इजाज़त नहीं थी। इस बीच एक दिन के लिए विकास आया था, पर हमसे मिला भी नहीं, जैसे वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें ही दोषी करार देना चाहता हो। देवर और वंदना हफ्ते भर क्लिनिक नहीं गए। अम्मा जी रात दिन वंदना को मेरी शादी के लिए कोसती रहीं। पतिदेव अलग मुंह फुलाए बैठे थे, जैसे बेटी के किए कराए में मेरा बराबरी का हिस्सा हो। किसी को रसिका के अनिश्चित भविष्य की चिंता नहीं थी। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया था। सबको अपनी बदनामी की चिंता थी। दुख था तो यही कि लड़की इज्जत का कचरा कर गई। ऊहा-पोह की इन घड़ियों में लतिका की ओर किसी का ध्यान नहीं था। किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि उस पर क्या बीत रही है। किसी को इसकी चिंता नहीं थी कि जिल्लत की उन घड़ियों को कैसे झेल रही है। उसे बिल्कुल ही भुला दिया जाता तब भी गनीमत थी, पर अम्मा जी तो दिन में 100 बार उसे आशीर्वाद दे रही थी कि बहन की तरह एक दिन वो भी फुल हो जाए। कहती, बड़ी ने किलिस्तान ढूंढ लिया, तू किसी मियाँ के साथ चली जाना, हमारी तो सातों पीढ़ियाँ तर गईं। भगवान ऐसी संतान किसी को न दे। उनकी बातें मेरा भी कलेजा छलनी कर जाती थी। लतिका तो हमेशा से ही बड़ी संवेदनशील थी। वो रसिका की तरह तेज तर्रार नहीं थी। मन की बात को कभी होठों तक नहीं लाती थी, पर उसके कोमल मन के लिए यह भार असहनीय हो गया।
बड़ी शांत लड़की थी, बिना कुछ शोर शराबा किए बिना चुपचाप हमारी ज़िंदगी से चली गई। भाभी जी, कोई लगातार मुझे फुसफुसाकर आवाज़ दे रहा था पर नज़र नहीं आ रहा था। बेचैन होकर मैं उठ बैठी, फिर एक बार ध्यान से सुना और खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटा दिया। बाहर माली बाबा खड़े थे। बड़ी बेबी आई हैं, बे फुसफुसाए। मेरा जी धक से हो गया। कहाँ है? किसी ने उसे देखा तो नहीं? ना, सड़क के ऊपर आटू खड़ी हुआ बा में बैठी हैं। मुझे चप्पल पहनने का भी होश नहीं रहा। जैसी लेटी थी वैसे ही उठकर भागी। सड़क के उस पार सचमुच ऑटो खड़ा था। बंगले की ओर का भाग पर्दे से ढका हुआ था। वो सोच जाकर देखा तो देखती रह गई। अपनी ये बेटी शादी के बाद ऐसी अनोखी लगने लगती है। मैं उसका वह रूप आंखों में भर लेना चाहती थी कि एक सैलाब सा आ गया। फिर पता ही नहीं चला कब वो मेरे गले आ लगी। कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे को आंसुओं से भिगोती रही। ऑटो स्टार्ट होने की आवाज़ से मैं चौंकी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं गुड़िया? यहाँ सड़क पर खड़े होकर तो हम बात नहीं कर सकते ना माँ। लेकिन लड़की, तू यहाँ आई ही क्यों है? वे देखेंगे तुझे गोली मार देंगे। उन्होंने आज तक मच्छर भी मारा है जो मुझे मारेंगे? और अगर इतना सा भी स्पार्क उनमें बाकी है तो मुझे खुशी होगी। वो मरण भी मैं सिर माथे ले लूँगी। चुप कर, मैंने उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा। क्या तुझे अपनी माँ पर ज़रा भी दया नहीं आती? मेरा पहला घाव तो सूखने दे। माँ के लिए ही दौड़ कर आई हूँ, वो भावुक कर बोली। लतिका का सुना तो रहा नहीं गया। माँ, जानती थी दुख की घड़ी में तुम इस समय बिल्कुल अकेली हो। एक बार फिर हम दोनों शोक के सागर में डूब गई। तब तक ऑटो एक घर के आगे आकर रुक गया। ये माइकल का घर है, उसने ऑटो से उतरते हुए कहा। आए हैं तो अब हम लोग सामान भी ले ही जाएंगे। कहाँ जाओगी? दुनिया बहुत बड़ी है माँ, और जिसके हाथ में हुनर है उसके लिए 100 दरवाजे खुल जाते हैं। मैं भी नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने की सोच रही हूँ, अप्लाई कर दिया है। नर्सिंग? गुड़िया, तेरे चाचा तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मैं क्या बनना चाहती थी ये मुझसे कभी नहीं पूछा गया। हम लोग ज़िंदगी भर दूसरों के दया पर जीते रहे, इसलिए दूसरों की इच्छाएं भी ओढ़ते रहे। भूल ही गए कि हमारा भी एक मन है, हम उसकी भी कोई अभिलाषा है। क्या बनना चाहती थी तू? अब तो याद भी नहीं आता। लेकिन ये मेरा ही नहीं, आम हिंदुस्तानी बच्चे का दुर्भाग्य है कि उसे अपनी मंजिल ढूंढने की आज़ादी नहीं मिलती। अक्सर माँ बाप उन पर अपनी इच्छा लाद देते हैं, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों को एक आकार देना चाहते हैं तो वो एक सहज स्वाभाविक बात होती है। जब दूसरे यही करते हैं तो वो एक एहसान हो जाता है। अगर मैं डॉक्टर बन भी जाती तो ज़िंदगी भर इस एहसान का भार मुझे ही ढोना पड़ता। चलो, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू, बड़ी जो हो गई हूँ। गुड़िया, तू खुश तो है ना? कैसी लग रही हूँ? इस क्षणिक आवेग की बात को जाने दे। इसमें तो कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आता, पर सपनों की ये धुंध जब छट जाएगी, ज़िंदगी के कठोर यथार्थ से सामना होगा, तब तू कैसे निभा पाएगी? मुझे तो यही सोचकर डर लगने लगता है। माँ, दुनिया में गरीब लोग भी रहते हैं और मज़े में रहते हैं। खुशी तो अपने भीतर से उपजती है, वो बाहरी चीज़ों से थोड़े ही मिलती है। मुझे कष्टों की परवाह नहीं है। आदत नहीं है तो हो जाएगी। अपने घर के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए खटने में भी एक आनंद है। पर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के लिए खटती रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। समझ गई कि नया नया प्रेम, नया नया जोश उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। ईश्वर करे वो ऐसी ही हमेशा खुश बनी रहे। माँ, उसने गंभीर स्वर में कहा, ख़ास बात जो मैं कहने आई थी वो तो रह ही गई। सुनो, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि अब उस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता तो मुझे सूचित करना, मैं तुम्हें पता दे जाऊंगी। सच कहूँ गुड़िया, मेरा तो आज भी वहाँ दम घुट रहा है। तो फिर सोचना क्या है, चलो मेरे साथ। तुम पहले अपना कोई ठिकाना तो करो, मेरा भार कहाँ ढोती फिरोगी? तुम क्यों किसी पर भार बनोगी? अपना बोझ तुम खुद उठा सकती हो। मैं? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का भान दिलाना पड़ेगा? क्या तुम भूल गई कि एक ज़माने में तुम अपनी माँ का निर्वाह भी करती थी? चाहो तो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दिमाग पर जोर देकर 22 साल पहले वाली रमा को याद करने की कोशिश की। लगा कि शरीर में एक नई स्फूर्ति का संचार हो रहा है। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, अगर यही सब कुछ सच है गुड़िया, तो मेरे लिए
खड़े रहने भर की जगह ढूंढ दे। उस घर में तो अब मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। लौटते समय वही ऑटो मुझे घर से थोड़ी दूर छोड़ गया। रसिका इस बार साथ नहीं आई। रास्ते में मुझे एकाएक ख्याल आया, वो माइकल तो कहीं नजर ही नहीं आया। शायद संकोच के कारण वो सामने ना आया हो, पर मुझे भी तो एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। जिसके कारण ये सारा महाभारत हुआ उसको तो मैं एकदम भूल गई। बेटी से मिलकर ही जैसे मेरे प्राण तृप्त हो गए। लेकिन रसिका ने क्या सोचा होगा? अभी रसिका के साथ इस व्यक्ति का संदर्भ जोड़ने में मुझे देर लगेगी, पर वो इस बात को नहीं समझेगी। वो तो इसे उपेक्षा ही मानेगी। बहुत पछतावा हुआ मुझे। बेटी की खातिर ही सही, माइकल को भी असीसना ज़रूरी था, पर अब लौटने का कोई उपाय नहीं था। घर आ गया था। फाटक पर ही इससे सामना हो गया। गुर्राकर बोले, ऐसी सिलबिल सी कहाँ से चली आ रही हो? गुड़िया से मिलने गई थी। आश्चर्य मुझे उत्तर देने में एक क्षण भी नहीं लगा, बल्कि वही चौंक गए। विस्फारित नेत्रों से मुझे देखते हुए बोले, गुड़िया से मिलने मतलब कहाँ? इस घर से बाहर कहीं भी, क्योंकि घर में तो आप उसे आने नहीं देंगे ना। कमरे में लौटते ही उसका विस्मय चकित चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। इतना साहस मुझ में कहाँ से आ गया? कहीं गुड़िया की छूत तो नहीं लग गई? भाभी, ये क्या है? देवर एक लिफाफा लिए सामने खड़े थे। उस लिफाफे का मजमून मैं बिना देखे भी पढ़ सकती थी, इसलिए चुप रही। जब उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया तो कहा, लिफाफा खुला तो है भैया, आप खुद ही देख लो ना। लिफाफा मैंने नहीं खोला भाभी। अम्मा अपनी उत्सुकता न रोक सकी, उन्होंने ही खोला था। पर मैंने पढ़ा ज़रूर, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये क्या है। आपको नौकरी की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत के ही लिए अगर करनी होती तो बहुत पहले नौकरी कर ली होती। पर ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे भैया। तुमने मेरी हर ज़रूरत पूरी कर दी, कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहने दिया। अब तो मेरी सारी ज़रूरतें समाप्त हो गई हैं, पर ये खाली घर, खाली समय और खाली गोद सब मेरा जीना दूभर किए दे रहे हैं। इसलिए एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। आपका दुख मैं समझता हूँ भाभी। ये भी जानता हूँ कि ये दुख सांत्वना से परे है। अगर नौकरी करने से आपका दिल बहलता है तो ज़रूर कीजिए, पर उसके लिए घर से इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं इस घर से ही तो भागना चाहती हूँ। यहाँ रहूँगी तो ये सारी यादें मुझे पागल बना देंगी। वे थोड़ी देर चुप रहे। कनखियों से उन्होंने भाई की ओर देखा, जो खिड़की के पास इसी चेयर पर लेटे हुए पुस्तक पढ़ रहे थे। पर मैं जानती थी कि उनके कान इधर ही लगे हुए हैं। भाभी, देवर ने आवाज़ धीमी कर ली, आपको दुख बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ, पर क्या वो आपका अकेले का है? जिस तरह संतान का सुख दुख पति पत्नी मिलकर भोगते हैं, उसी तरह संतान का दुख भी साझा होता है। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, दादा को अकेला छोड़ देंगे तो ये अन्याय होगा ना। वे बेचारे भाई के दुख से विलगित हो रहे थे, पर उनका भीगा सर मुझे कहीं से भी छू न सका। सूखी हंसी हंसकर मैंने कहा, सुख दुख बांटने की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर यह कला एक दिन में नहीं आती। इसकी शुरू से आदत डालनी होती है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अब नया करने का कुछ हौसला नहीं रहा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ, आप तो खुद समझदार हैं। उन्होंने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। लिफाफा मेरे हाथ में देकर धीरे से कमरे के बाहर चले गए। उनके जाते ही बड़े भाई मेरी ओर मुखातिब हुए, कहाँ जा रही हो? एक छात्रावास में मैथ सुपरिटेंडेंट का जॉब मिला है, ज़िंदगी भर जो किया है उसी को भुना रही हूँ। अप्लाई करने से पहले किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी? पूछने पर क्या आप हाँ कर देते? मना तो मैं अब भी कर सकता हूँ। ज़रूर कर सकते हैं, पर शायद मुझे रोक नहीं पाएंगे। उन्हें इस तरह के दो टूक उत्तर की आशा नहीं थी। गुस्से में उन्होंने हाथ की किताब फर्श पर पटक दी और चिल्लाए, तुम इतनी आज़ाद हो गई हो? इस घर में मुझे बांधने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, मैंने शांत स्वर में कहा। वे चीखे, ये मत भूलो मैं भी जिंदा हूँ। ईश्वर करे आप 100 साल तक जिंदा रहें, पर मैं अब मृत प्राय ज़िंदगी और नहीं जी सकती। मेरा यहाँ दम घुटता है और मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि तुम उस कुलक्षणी के पास जाकर रहना चाहती हो? नौकरी का तो बहाना है। मान लो यही सच हो तो क्या हर्ज है? अगर कोई माँ अपनी इकलौती संतान के पास जाकर रहती तो उसमें गलत क्या है? वे गुस्से में तिलमिला गए। वो ऑर्डर उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। मैं निर्लिप्त भाव से उनका ये कृत्य देखती रही। कागज़ के टुकड़ों में मेरा भविष्य बंद नहीं था जो मैं विचलित होती, वो तो मात्र फोटोकॉपी थी। ऑर्डर तो मेरे पास 4 दिन पहले ही पहुंच चुका था।
पर रसिका जानती थी कि घर में ये धमाका करने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, इसीलिए ये ज़िम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया था। मुझे हफ्ते भर बाद ज्वाइन करना था, पर घर में सबने जैसे अभी से मुझसे नाता तोड़ लिया था। सबकी नाराज़गी के बावजूद मैं धीरे धीरे अपनी पैकिंग कर रही थी। वैसे पैक करने को था ही क्या, अपना कहने लायक सामान तो नहीं के बराबर था। अपनी कहने लायक साड़ियाँ भी गिनती की थी। शेष सब वंदना के मन से उतरी हुई थी। उन्हें ले जाने का मन नहीं हुआ। आश्चर्य तो मुझे इन पर भी हो रहा था। उस दिन के विस्फोट के बाद एकदम जैसे मौन हो गए थे। मैं दिन भर बैठकर सामान को सहेजती या छाँटती रहती। वे अपनी इजी चेयर पर बैठे चुपचाप मुझे देखते रहते, जैसे भीतर ही भीतर वे जान गए थे कि अब वे मुझे नहीं रोक पाएंगे। कई बार रात में नींद खुलती तो देखती ये मुझे घूर रहे हैं। उनकी उन आंखों से मुझे दहशत होने लगी थी। उनके गुस्से की तो मैं आदी थी, पर उनका यूं निशब्द होना चौंकाने वाला था। मैंने अपने रिजर्वेशन का जिम्मा जानबूझकर देवर को सौंप रखा था, ताकि कोई यह ना समझे कि मैं भागकर या चोरी छिपे कहीं जा रही हूँ। उस दिन देवर आकर टिकट दे गए थे, साथ में 500 रुपये भी। आते जाते भी आपको तंग कर रही हूँ ना, जब भी ज़रूरत हो इसी तरह तंग करती रहिएगा, उन्होंने भीगे कंठ से कहा। झुककर मेरे पैर छुए और बाहर निकल गए। मेरे जाने में अभी पूरे 36 घंटे बाकी थे, पर लग रहा था आज ही उन्होंने अंतिम विदाई दे दी हो। वंदना भी साथ आई थी। औपचारिक पूछताछ करके चली गई। उससे भी कुछ अच्छी सी बात करने का मन था, पर उसकी कठोर मुखमुद्रा ने मेरे मन की सारी तरलता सोख ली। वो नाराज़ थी और अपनी नाराज़गी मुझ पर जता देना चाहती थी। दूर की ही सही, पर कहने को हम दोनों बहनें थीं। पर हम दोनों में वो बहनापा कभी नहीं पनप सका था। वो हमेशा मालकिन बनी रही और उसने मुझे ये भूलने नहीं दिया कि वो मुझे इस घर में लाई है। उन लोग के जाते ही ये उठकर मेरे पास आ गए। मुझे डर हुआ कि इस टिकट का भी वही हश्र ना हो जो मेरे ऑर्डर का हुआ था, पर शायद मेरा डर बेबुनियाद था। उनका रुख इस समय ज़रा सा भी आक्रामक नहीं था, बल्कि चेहरा खासा बुझा बुझा सा लग रहा था। पिछले दिनों की तरह उनकी आंखें भी दर्द में डूबी हुई थीं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तो रमा तुम सचमुच चली जाओगी? इस बात का मैं क्या उत्तर देती, केवल हाथ में रखे टिकट को देखती रही। रमा, अगर तुम रुक नहीं सकती तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। उनका वो अश्रु विलगित स्वर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारी यहाँ माँ है, भाई हैं, भतीजे हैं। आउटसाइडर तो इस घर में मैं थी, मेरे बच्चे थे, तुम्हारा तो पूरा परिवार है। नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहता, अम्मा जी भी नहीं। सब मन ही मन मेरा तिरस्कार करते हैं। नौकर चाकर तक मुझे हिकारत से देखते हैं। पिछले दिनों तुम घर में रहकर भी बेखबर थी, बेसुध थी। उस समय मैंने अनुभव किया कि इस घर में मेरा जो भी स्थान है, रुतबा है, तुम्हारे दम से है। तुम मेरी बैसाखी हो, तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊँगा। उनकी बातें मेरे मन पर हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। अपने परिवार वालों के सही स्वरूप को उन्होंने पहचाना भी तो कितनी देर से। इस कड़वे सच को अगर वे पहले ही जान लेते तो ज़िंदगी कितनी सरल हो जाती। पर वे मेरे प्रति हमेशा पूर्वाग्रह से घिरे रहे, इसलिए मेरी हर बात का गलत अर्थ ही लगाते रहे। मुझे चुप देखकर बोले, तुम्हें शायद डर है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा, पर विश्वास रखो, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूँगा। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि कुछ भी न कर सकूँ। कम से कम ड्राइवरी तो कर ही सकता हूँ। हम लोग थोड़े में गुजारा कर लेंगे, एक कमरे में रह लेंगे। यहाँ भी तो हमारे पास अपना कहने को एक ही कमरा है। हम लोग साथ रहेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उनका एक एक शब्द मुझे 100 बिच्छुओं सा डंक दे रहा था। मेरी आंखें उत्ताप से जल उठी। चुप हो जाओ, मैंने चीख कर कहा। भगवान के लिए अब चुप हो जाओ, मुझसे और सुना नहीं जाएगा। काश ये सब तुम मुझसे 15-20 साल पहले कहते और सोचते तो ज़िंदगी की शक्ल कुछ और ही होती। अब तुम्हारा ये पछतावा मेरे किस काम का? अब तुम्हारी ये पेशकश मुझे ना मेरे बीते हुए दिन लौटा सकती है, ना मेरे खोए हुए बच्चे। अब तुम्हारा ये सोचना, ये कहना सब बेकार है, बिल्कुल बेकार। मैं उनकी छाती पर पागलों की तरह मुक्कों से प्रहार कर रही थी और वे किंग कर्तव्य मोड़ होकर कभी मेरे बाल, कभी मेरी पीठ सहला रहे थे। जिंदगी पल भर को जैसे ठहर गई थी।
नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी पिया पीर न जानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।